हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजी मेडिकल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में, जो कि है प्लूरल इफ्यूजन। चलो इसके बारे में कुछ बेसिक से अपन जो है स्पेसिफिक जानने की कोशिश करते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ या इस वीडियो के साथ। तो हम लोग बात करते हैं जो प्लूरल इफ्यूजन है, ये एक टाइप की रेस्पिरेटरी डिजीज है जिसके अंदर प्लूरल कैविटी जो होती है, जो लाइनिंग होती है अपने लंग्स की, जिसको प्लूरल लाइनिंग बोलते हैं, जो कि मिली हुई होती है दो लेयर से। जो लेयर्स होती है उनके बीच में एक कैविटी जो है प्रेजेंट होती है, जिसको बोला जाता है प्लूरल कैविटी। अब जो प्लूरल इफ्यूजन है, इसके अंदर क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर जो प्लूरल स्पेस है या फिर प्लूरल कैविटी जो अपन बोल रहे हैं, उसके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसके कारण जो है डिफिकल्टी होती है। जो भी रेस्पिरेटरी संबंधित जो भी अपन जो फंक्शनिंग है, तो उसके अंदर कुछ डिफिकल्टी अपने को देखने को मिलती है, जिनको हम अच्छे डिटेल से इसके अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ प्लूरल इफ्यूजन की। तो प्लूरल इफ्यूजन इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस। जो प्लूरल इफ्यूजन है उसके अंदर क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है फ्लूइड का, किसके अंदर, जो अपनी प्लूरल कैविटी है उसके अंदर। लाइक जैसे कि ये जो अपन ने बात की कि जो एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके अंदर कौन कौन से जो ऑर्गन है वो इंक्लूड है। लाइक जैसे कि फेरिंग्स हो गया, लेरिंग्स हो गया। लेरिंग्स के ऊपर जो है अपनी थायराइड ग्लैंड जो है प्रेजेंट होती है, जिसको मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। नेक्स्ट जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद में जो ट्रेकिया है वो डिवाइडेड होता है एक पॉइंट पे, जिसको कैरेनी बोलती है, वहां से। और जो है ट्रेकिया वो डिवाइडेड होकर प्राइमरी ब्रोंकस के रूप में लंग्स के अंदर एंटर होता है। एंड जो लंग्स है वो सिचुएटेड रहते हैं अपने थोरेसिक कैविटी के अंदर। और जो लंग्स है उसके चारों ओर जो है एक एक लाइनिंग पाई जाती है, जो कि प्लूरल लाइनिंग कहलाती है। और जो प्लूरल लाइनिंग और जो लंग्स लेयर है उसके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसको प्लूरल स्पेस बोला जाता है। अब उस स्पेस के अंदर जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा वो फ्लूइड कहलाता है अपने प्लूरल फ्लूइड। अब जो प्लूरल फ्लूइड है उसका अमाउंट अगर एक्सेसिव हो जाता है तो वो कंडीशन प्लूरल इफ्यूजन कहलाती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें तो इट इज मे बी ट्रांसुडेटिव और एक्सुडेटिव। जो प्लूरल इफ्यूजन है वो टू टाइप से होता है, एक तो ट्रांसुडेटिव और एक्सुडेटिव। तो क्या आप लोग जानते हैं कि ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है? चलिए बात करते हैं। जो ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन है उसके अंदर फ्लूइड लीकेज तो होता है, किसके अंदर, प्लूरल स्पेस के अंदर, थ्रू ब्लड वेसल से। बट जो कंडीशन होती है उसके अंदर हाइपर जो ब्लड प्रेशर होता है, उस दौरान जो फ्लूइड लीकेज होता है बाय जो ये ब्लड कैपिलरीज होती है अपनी, उसके बीच में कुछ पोर्स होते हैं वाल पर। उन पोर्स के कारण ही जो ब्लड वॉल्यूम है वो फ्लो करने के बाद भी रशिंग होता है या फिर वहां से लीकेज होता है। तो उस कंडीशन के अंदर अगर प्लूरल फ्लूइड जो है एक्यूमुलेशन हो रहा है तो उसको ट्रांसुडेटिव बोलेंगे, जिसके अंदर प्रोटीन जो है उसका जो अमाउंट है वो डिक्रीज रहेगा। बट जो एक्सुडेटिव है, एक्सुडेटिव के अंदर जो फ्लूइड लीकेज होएगा वो एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर होता है, जैसे कि ट्यूमर हो गई या फिर ट्रोमेटिक कंडीशन हो गई या इन्फ्लामेशन हो गया। उस कंडीशन के अंदर अगर प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो वो कहलाता है एक्सुडेटिव। बट जो एक्सुडेटिव है उसके अंदर जो प्रोटीन की वॉल्यूम है वो इंक्रीज रहेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करें रिस्क फैक्टर ऑफ प्लूरल इफ्यूजन कि कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन जो है वो कॉजेज हो सकता है। तो देखते हैं। फर्स्ट, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। किसी भी टाइप का अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉजिंग हो रहा है बॉडी के अंदर तो वो भी रिस्क फैक्टर को इंक्रीज करता है प्लूरल इफ्यूजन के। सेकेंड, हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर एंड लीवर फेलियर। कि कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर किसी भी वन ऑर्गन के अंदर एबनॉर्मलिटी आएगी तो उसका कहीं ना कहीं अपने को एबनॉर्मलिटी दूसरे ऑर्गन के अंदर भी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार हार्ट फेलियर होना, रीनल फेलियर होना या फिर लीवर फेलियर होना वो भी इंडिकेट करते हैं या फिर वो भी कॉजिंग फैक्टर को बढ़ाते हैं प्लूरल इफ्यूजन को। नेक्स्ट है लिम्फेथेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। लिम्फ वेसल के अंदर होने वाला किसी भी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन
रिस्क फैक्टर बढ़ा रहा है किसका, प्लूरल इफ्यूजन का। नेक्स्ट नियोप्लास्टिक ट्यूमर, किसी भी टाइप के अगर कैंसर कोजिंग हो रहा है बॉडी के अंदर, चाहे वो पल्मोनरी कैंसर हो या फिर किसी भी टाइप का कैंसर हो, तो वो भी रिस्क फैक्टर को इंक्रीज कर रहा है प्लूरल इफ्यूजन के को। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म इंडिकेट करता है जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर होने वाला किसी भी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन। पेरिटोनियल डायलिसिस, एसाइटिस जो कि एक लीवर डिजीज है। एब्डोमिनल एब्सेस, जो एब्डोमिनल एब्सेस है वो डेराइव्ड करता है या फिर डिफाइन करता है कि अपने जो एब्डोमेन है उसके जो पेरिटोनियल लेयर है या फिर जो ऑर्गन्स है उनके अंदर एब्सेस का फॉर्मेशन होना यानी कि पस फॉर्मेशन होना, वो भी इंक्रीज करता है रिस्क फैक्टर ऑफ प्लूरल इफ्यूजन को। नेक्स्ट हम लोग बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, कि कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम हमारे को देखने को मिलेंगे प्लूरल इफ्यूजन के अंदर। तो फर्स्ट फीवर, कफ, डिस्निया की कंडीशन, डिस्निया मीन डिफिकल्टी ऑन ब्रीथिंग, चेस्ट पेन होएगा यानी कि प्लूराइटिक पेन भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। हिमेटोप्टाइटिस जो कि ब्लड इन कफ। हाइपोक्सिया जो O2 सेचुरेशन है उसका डिक्रीज होना टिश्यूज के अंदर, स्वेटिंग होना। वेट लॉस जो कि मोस्ट कॉमन जो साइन है वो देखने को मिलता है वेट लॉस जो प्लूरल इफ्यूजन है उसके अंदर भी एंड अदर जो डिजीज होती है उनके अंदर भी, लाइक जैसे कि कैंसर हो गया, HIV हो गया, TB हो गया या फिर डायबिटिक पेशेंट है, इनके अंदर भी वेट लॉस जो है वो फ्रीक्वेंटली डाउन होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, कि कौन कौन से ऐसे जो इन्वेस्टिगेशन है जिनकी वजह से हम इंडिकेट करवा सकते हैं या पता करा सकते हैं कि जो है प्लूरल इफ्यूजन जो है उस व्यक्ति को कोजिंग है। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन की उसके अंदर कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी है वो देखने को मिल रही है। जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हमने पाल्पेट किया चेस्ट को, तो चेस्ट के अंदर टाइटनेस मिल रही है तो वो भी एक साइन हो गया। नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, चेस्ट का CT स्कैन होएगा, स्पुटम कल्चर हम लोग करवाएंगे, प्लूरल बायोप्सी जिसके अंदर बायोप्सी करवाएंगे किसके, प्लूरल जो लेयर है उनके। नेक्स्ट ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटिव रेट, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, यूरिन कल्चर करवाएंगे, ब्रोंकोस्कोपी करवाएंगे। नेक्स्ट है ABG एनालिसिस, एट्रियल ब्लड गेज जो है उसके अंदर हम वॉल्यूम को चेक करेंगे कि इसके अंदर जो O2 है एंड CO2 जो है और अदर जो एलिमेंट्स हैं उनके जो है वॉल्यूम कितनी है या फिर जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज तो नहीं है या फिर एक्सेस अमाउंट में वो बढ़ तो नहीं रही है। नेक्स्ट जो थायराइड है उसका हम लेवल भी चेक करवाएंगे जिसके अंदर T3 एंड T4 का हम चेकअप करवाएंगे। नेक्स्ट HbA1c जो कि एक ब्लड टेस्ट है यानी कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन की जो है क्वांटिटी हमारे को मिलेगी। और नेक्स्ट जो है USG अल्ट्रासोनोग्राफी, ये कुछ इन्वेस्टिगेशन थे जिनकी वजह से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो कौन सी बीमारी से चल रहा है, प्लूरल इफ्यूजन से। नेक्स्ट हम लोग बात करें पैथोफिजियोलॉजी ऑफ प्लूरल इफ्यूजन की, तो हमने इंट्रोडक्शन में ही यानी कि डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि जो प्लूरल इफ्यूजन है वो 2 टाइप से होता है। फर्स्ट तो हो गया ट्रांजिटिव और दूसरा एक्सुडेटिव। जो ट्रांजिटिव है उसके अंदर तो हाई प्रेशर की वजह से जो है फ्लूइड लीकेज हो रहा था, और जो एक्सुडेटिव है उसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो रहा था यानी कि जो भी इन्फेक्शन हो रहा था उसकी वजह से ही जो है ब्लड वेसल्स के अंदर जो पोर्स थे उनके द्वारा फ्लूइड जो है लीकेज हो रहा था। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी स्टेजेज हैं जिनके द्वारा इफ्यूजन जो है वो कोज हो रहा है। तो फर्स्ट अपन बात करेंगे ट्रांजिटिव इफ्यूजन की। जो ट्रांजिटिव इफ्यूजन है उसके अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो तो इंक्रीज होएगा और ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज होएगा। हम सब जानते हैं कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर इंक्रीज होएगा तो ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें जब ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होएगा और ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज होएगा तो जो फ्लूइड है वो वेस्कुलर के अंदर क्या होएगा,
रुक नहीं पाएगा, वो बाहर की ओर लीकेज होएगा। अनेबल टू रिमेन द फ्लूइड विद इन ए इंट्रावेस्कुलर स्पेस, मीन्स जो वेस्कुलर जो स्पेस था उसके अंदर जो फ्लूइड है वो रुक नहीं पाएगा, बल्कि वो बाहर की तरफ लीकेज होएगा, क्योंकि जो प्रेशर है वो हाई है। नेक्स्ट, जो फ्लूइड है जो कि लीकेज हो रहा था वो शिफ्ट हो जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, और जो है इफ्यूजन कोज हो जाता है। तो ये तो बात हो गई ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सुडेटिव इफ्यूजन की। तो एक्सुडेटिव इफ्यूजन है इन्विजन ऑफ माइक्रोब्स, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर फॉरेन बॉडी के अंदर एंटर हो रही है तो वो क्या करती है, सबसे पहले इन्फ्लामेशन कोज करती है। तो इनिशिएशन ऑफ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, तो बॉडी क्या करेगी, उसके प्रति इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो है वो दिखाएगी। नेक्स्ट जो स्टेज आएगी उसमें होगा वेसोडाइलेशन। अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वेसोडाइलेशन जरूर होएगा। वेसोडाइलेशन होने के बाद में जो पोर्स हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं और उनकी वजह से जो फ्लूइड है वो लीकेज होने लगता है, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो लीकेज होएगा। जब प्लाज्मा प्रोटीन लीकेज हो जाएगा तो जो ऑन्कोइटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जब ये ऑन्कोइटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो फ्लूइड जो है वो शिफ्ट हो जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, और जब ये इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इफ्यूजन की कंडीशन जो है वो अकर हो जाएगी। तो हम लोगों ने जाना ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन एंड एक्सुडेटिव इफ्यूजन। नेक्स्ट हम लोग बात करें मैनेजमेंट ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ अपन बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की, कि जो प्लूरल इफ्यूजन है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है या फिर किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है मेडिसिन की सहायता से। तो जो प्लूरल इफ्यूजन है उसके मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर 2 टाइप से ड्रग जो है वो यूजेज में आती है। फर्स्ट जो है फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकेंड इज सेकेंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग अगर इफेक्टिव साबित नहीं हो रही है तो हम सेकेंड लाइन ड्रग्स का वहां पे यूजेज लेंगे। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स के अंदर हम कुछ मेडिसिन का यूजेज लेंगे जो कि इस प्रकार है, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये तो बात हो गई फर्स्ट लाइन ड्रग्स की। अगर ये इफेक्टिव नहीं है तो सेकेंड लाइन ड्रग्स का हमको यूजेज करना है, जिसके अंदर आती है अमिकासिन, सेप्रोमाइसिन, साइक्लोसेरिन, एजिथ्रोमाइसिन, मोक्सोफ्लोक्सासिन और लियोफ्लोक्सासिन। ये कुछ मेडिसिन है जो कि सेकेंड लाइन ड्रग के रूप में हमारे को यूजेज में लानी है। नेक्स्ट कुछ ड्रग ग्रुप्स हैं जो कि प्लूरल इफ्यूजन के अंदर इफेक्टिव रहते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है काम करती है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन होगी, ओफ्लोक्सासिन होगी, इंजेक्शन मोनोसेफ हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक्स के। एंटी टिश्यू जो है वो कफ रिफ्लेक्स के अंदर यूजेज में लाई जाती है, जैसे कि कोडीन हो गई और सिरप जेडेक्स हो गई। नेक्स्ट एंटीपायरेटिक जो कि फीवर को कम करती है, जैसे कि पीसीएम हो गई और डोलोमेडिसिन हो गई। एंटी इन्फ्लामेटरी जो कि इन्फ्लामेशन को कम करती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें एंटी एलर्जिक जो कि एलर्जेंस के अगेंस्ट काम करती है, जैसे कि लिवोसिट्राजिन और सिट्राजिन। एंटीमेटिक जो कि वोमिटिंग को रोकती है, जैसे कि ओंडास्टेरोन। नेक्स्ट मल्टीविटामिन, कुछ मेडिसिन या फिर कुछ कैप्सूल जो कि विटामिन की कमी को पूरा करते हैं, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट आती है, विटामिन ई जो है वो कैप्सूल फॉर्म के अंदर आते हैं। ऐसी जो विटामिन की फॉर्म है ड्रग फॉर्म्स, उनको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट की, कि प्लूरल इफ्यूजन जो है उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है सर्जरी के द्वारा। जो सर्जिकल मैनेजमेंट है वो जो है प्रोसीजर किया जाता है सर्जन के द्वारा। इसके अंदर हमारी जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ उसकी हेल्प करना है, बल्कि जो काम करेगा वो सिर्फ एक सर्जन करेगा। जिसमें फर्स्ट सर्जरी है थोरासेंटेसिस। थोरासेंटेसिस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो प्लूरल फ्लूइड है उसको जो है सर्जन रिमूव करेगा नीडल प्रिक करके, और उसको कलेक्ट करेगा और उसकी जांच करने के लिए वो लेबोरेटरी के अंदर भेज देगा। और उसके कोजिंग फैक्टर जो है उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है वो स्टडी वो जो सर्जन है वो कुछ मेडिसिन हमारे को बताकर फिर बाद में जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट
फ्लूरोडेसिस, केमिकल फ्लूरोडेसिस के अंदर जो है ये सर्जरी के द्वारा होता है, एक प्रोसीजर है जिसके अंदर केमिकल एजेंट जो है प्लूरल स्पेस के अंदर डाले जाते हैं, जैसे कि ब्लूओमाइसिन। ब्लूओमाइसिन एक केमिकल एजेंट है जिसको इंसर्ट कराया जाता है प्लूरल कैविटी के अंदर, जो कि प्लूरल फ्लूइड के जो एक्सेसिव अमाउंट पे एक्यूमुलेशन हो रहा है उसको स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट प्लूरल डिकोर्टिकेशन। प्लूरल डिकोर्टिकेशन के अंदर जो प्लूरल लाइनिंग है उसको रिमूव किया जाता है सर्जरी के द्वारा। नेक्स्ट प्लूरेक्टोमी। प्लूरेक्टोमी के अंदर जो पूरा प्लूरा है उसको ही रिमूव किया जाता है, जो कि सर्जन का काम है, हमारा काम है सिर्फ उसको हेल्प प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट हम लोग बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की, कि नर्सिंग जो है वो किस तरीके से अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन के अंदर। तो नर्स का सबसे पहले काम होता है कि वाइटल चेक करना। तो जो नर्स है वो सबसे पहले क्लाइंट के वाइटल जो है वो चेक करेगी। नेक्स्ट जो बेड है, बेड रेस्ट कर रहा है क्लाइंट, उसके हेड को एलिवेट करवाएगी और प्रॉपर पोजिशनिंग दिलवाएगी, जिसके अंदर फोलर एंड सेमी फोलर जो है पोजीशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसकी जो सक्शनिंग क्रिया है, यानी कि उसको जो सक्शन करवा रहे हैं तो वो प्रॉपर स्टाइल जो मास्क है उसके द्वारा ही उसको किया जाए, और जो भी वो मेडिसिन जो है वो प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन ही जो है क्लाइंट को प्रोवाइड यानी कि एडमिनिस्टर करवाई जाए। नेक्स्ट जो अपन बात करें कि जो भी कफ ब्लीडिंग हो रही है उसके लिए जो डॉक्टर एडवाइज करेगा, ट्रेनेक्सियम जो इंजेक्शन फॉर्म के अंदर आता है वो इंजेक्टेबल है, उसको इंजेक्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करें तो जो नर्सेज है वो प्रॉपरली उसका डाइट प्लान जो है चार्ट वो मेंटेन करके रखे, और जो अगर कुछ भी इंडिकेशन अगर क्लाइंट के अंदर देखने को मिल रहे हैं जो कि इफेक्टिवनेस है प्लूरल इफ्यूजन के, तो उनके अंदर भी वो नोट करे और डॉक्टर से सलाह लें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हेल्थ एजुकेशन की। हेल्थ एजुकेशन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नर्सेज या फिर डॉक्टर्स के द्वारा, जिसके अंदर क्लाइंट को प्रॉपरली जो है मेंटेनेंस के अंदर, जैसे कि उसके हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए उसको प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके अंदर उसको प्रॉपरली डाइट प्लान जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। एंड जो कफ रिफ्लेक्स है उसको एक प्रॉपरली कंटेनर के अंदर ही एक्सपेल आउट करना है, और दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके ज़्यादा कॉन्टेक्ट में नहीं आना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें जो नर्सेज है वो उसको प्रॉपरली गाइडलाइन देगी कि आपको जो इनहेलेटर है या यानी कि जो भी इनहेलेशन के लिए आपको पंप प्रोवाइड करवाया गया है उसको किस तरीके से यूजेज लिया जाना चाहिए और वो किस तरीके से आपके लिए इफेक्टिव है। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर नेबुलाइजेशन का उसके अंदर यूजेज करवाएंगे। तो ये तो हो गई मेनली बात। नेक्स्ट जो कोल्ड एक्सपोजर है, मतलब कि जो ठंड के समय उसको ज़्यादा एक्सपोज नहीं होना है, और दूसरा हम लोग बात करें तो उसको एक्टिव और पैसिव दोनों टाइप की जो है स्मोक से बचा कर रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो ये तो हो गई कुछ इफेक्टिव बातें जो कि प्लूरल इफ्यूजन के अंदर हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर जरूर करें।